नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सिविल सर्विसेज ट्यूटर के द्वारा यूपीपीसीएस मेंस से संबंधित 2025 के विद्यार्थियों के लिए कोर्स चलाया जा रहा है। अगर आप भी इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिया जा रहा है। अगर आप इस व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क करते हैं तो वहाँ पर इस कोर्स को लेने की प्रक्रिया बताई जाएगी और वास्तव में इस कोर्स में आपको क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो आज उसी कोर्स के संबंध में क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक दशा के बारे में बातचीत करेंगे। इस सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक दशा कैसी रही दोस्तों। मैं सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक दशा के बारे में बातचीत करूँ उससे पहले मैं 2 मिनट आपको समझाना चाहता हूँ। दोस्तों देखिए, जब मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत आता है, जिसमें आप कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें साक्ष्य तो प्राप्त हैं बट उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और साक्ष्य में भी हम बातचीत करें तो पुरातात्विक साक्ष्य हमारे सामने उपलब्ध हैं और हम उसको आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। तो बेसिकली हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं वो पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। तो एक विशेष बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि जब भी हम मेंस में आंसर राइटिंग करेंगे तो हम किसी भी चीज़ को दावे के साथ नहीं कहेंगे कि वास्तव में उस समय की स्थिति ऐसी थी। बेसिकली अनुमानतः, संभवतः या फिर विद्वानों के द्वारा ऐसा अनुमान लगाया गया है। बेसिकली इस प्रकार के शब्दों का यूज करते हुए हम यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित आंसर राइटिंग करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो मैं यही समझाना चाहता था कि उस समय के बारे में राजनीतिक दशा की बहुत विस्तृत या व्यापक जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे साक्ष्य या फिर कुछ ऐसे तर्क हैं जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि उस समय कोई ना कोई केंद्रीकृत व्यवस्था रही होगी, ठीक है। वहाँ पर कोई ना कोई सेंट्रलाइज व्यवस्था रही होगी दोस्तों, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बातचीत करता हूँ सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक स्थिति के बारे में, ठीक है, कि उस समय बेसिकली राजनीतिक स्थिति उस समय की कैसी रही होगी। देखिए दोस्तों, अगर मैं बातचीत करूं कि यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मान लीजिए अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन अगर प्रश्न पूछा ही जाता तो बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चंस का फॉर्मेट ही बना देता हूँ। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इस टॉपिक से संबंधित, सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक दशा पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, मान लीजिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक दशा के बारे में टिप्पणी करिए। दोस्तों यहाँ पर टिप्पणी करिए, चर्चा करिए, वर्णन करिए, व्याख्या करिए, कुछ भी दिया जा सकता है। लेकिन आपको एक बात विशेष ध्यान में रखनी है कि ये जो पुछले शब्द होते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा सा बहुत ही ध्यान से समझेंगे। जैसे मान लीजिए टिप्पणी करने का मतलब अंग्रेजी में इसको कमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आप किसी भी चीज़ के बारे में कमेंट कब करते हैं, जब उसको देखते हैं तो बेसिकली वो आपका ओपिनियन होता है। जब कमेंट करते हैं तो क्या आपको वो चीज़ अच्छा लगा या फिर अच्छा नहीं लगा, तो बुरा लगा, मतलब जो भी है टिप्पणी आप कमेंट करते हैं, मतलब उस चीज़ के बारे में बखूबी आप जानते हैं और जानने के बाद आप अपना ओपिनियन उस पर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राजनीतिक दशा के बारे में बेसिकली आपको जानकारी है बट आप राजनीतिक दशा पर टिप्पणी कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बट यहाँ पर सबसे पहले हम लोग राजनीतिक दशा को जान लेते हैं कि इस समय की राजनीतिक दशा कैसी थी दोस्तों, ठीक है। देखिए, जैसे मैं आपको समझाऊँ दोस्तों, राजनीतिक दशा का मतलब ये होता है कि सार्वजनिक दृष्टिकोण जनता के प्रति रहे। जैसे मैं कुछ साक्ष्य बताता हूँ। मोहनजोदड़ो में आप जानते हैं, या फिर हड़प्पा सभ्यता की मैं बात करूँ, हड़प्पा सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जाना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो नगरीय नियोजन है बेसिकली वो 2 भागों में विभक्त है। आप जानते हैं पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग बेसिकली कुछ अपेक्षाकृत ऊंचाई पर था, पश्चिमी भाग पूर्वी भाग के अपेक्षाकृत कुछ ऊंचाई पर था, और जो पश्चिमी भाग था उसके चारों तरफ दुर्ग बने थे, अर्थात एक तरीके से कह लीजिए किलेबंदी किया गया था। और आप देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में या हड़प्पा में आप देखेंगे कि इतने व्यापक स्तर पर किलेबंदी करना किसी एक व्यक्तिगत स्तर पर या किसी एक व्यक्ति के लिए ये बात नहीं हो सकती। बेसिकली ये सार्वजनिक स्तर पर किया गया होगा। दूसरी बात कि हड़प्पा में ही मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर बहुत बड़े बड़े सभागार पाए गए, स्नानागार पाए गए, ठीक है। और कुछ ऐसे जगह जहाँ पर यह अनुमान लगाया गया कि बेसिकली वहाँ पर प्रशासक वर्ग या फिर धनाढ़ वर्ग रहते होंगे। तो ये सारी चीज़ें इस बात को इंगित करती हैं कि कोई ना कोई सेंट्रलाइज व्यवस्था जरूर रही होगी। दूसरी बात, कई जगहों पर या फिर कई ऐसे पुरातात्विक साक्ष्य हैं जिसमें एक रूपता देखने को मिली है। जैसे आप देखेंगे जो शिल्प की कलाकृतियाँ थी उसमें एक रूपता देखने को मिली है। ईंटों के आकार में कई जगहों पर एक रूपता देखने को मिली है दोस्तों।
उसके बाद आप देखेंगे कि जो तमाम प्रकार के धातुओं से आभूषण बनाए जाते थे उसमें एक रूपता देखी गई है। तो कह सकते हैं कि बेसिकली बहुत सारे ऐसे साक्ष्य हैं जिसमें एक रूपता देखने को मिल रही है। तो किसी भी चीज़ की एक रूपता इस बात को इंगित करता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि नगर प्रशासन रही होगी या फिर कोई सेंट्रलाइज व्यवस्था रही होगी, केंद्रीकृत व्यवस्था रही होगी, जो इस बात को प्रेरित कर रही है कि ये सारी चीज़ें एक समान सार्वजनिक रूप से हो। जैसे आप देखेंगे कि मोहनजोदड़ो में ही एक सार्वजनिक स्नानागार पाया जाता है। सार्वजनिक स्नानागार मतलब एक विशेष अवसर पर ही वहाँ पर स्नान किया जाता होगा, और स्नानागार के चारों तरफ आप देखे होंगे कि कमरे होंगे, उतरने के लिए सीढ़ियाँ हैं। तो इतने व्यापक स्तर पर हर एक चीज़ में आप देखेंगे कि एक रूपता देखने को मिल रही है। जगह जगह पर सेटेलाइट व्यवस्था जैसे प्रतीक मिल रहे हैं। तो बहुत दावे के साथ नहीं, मैंने बताया कि शुरू में साक्ष्यों के आधार पर ही आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर सेंट्रलाइज व्यवस्था हो सकता है कि रही होगी। ठीक है, मैं आपको बताऊँ कि जैसे हम किसी भी काल की तुलना करते हैं तो वर्तमान की जो स्थिति रहती है उसके हिसाब से करते हैं। जैसे हमारे इस समय वर्तमान की जो नगरीय व्यवस्था है, हम उस समय के ऐसा सोचते हैं कि वर्तमान समय में जो नगरीय व्यवस्था है वर्तमान उस समय भी वैसे ही रही होगी। प्रशासन जिस समय वर्तमान समय में है, जैसे प्रशासन है, पुलिस फोर्स अलग प्रकार के डिफेंस आप देखेंगे कि हैं, तो उस समय ज़रूरी नहीं कि पुलिस या फिर ऐसी जैसी चीज़ें रही होंगी, बट उनके कुछ अलग अप्रोच रहते होंगे। तो प्रशासन या केंद्रीकृत कोई व्यवस्था जरूर रही होगी, इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। हालांकि जो लोग कोर्स ज्वाइन किए हैं दोस्तों, उनको हैंड राइटिंग फॉर्मेट में सारा कंटेंट दे दिया जाएगा, तो उनको बहुत ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिनके आधार पर विद्वानों के द्वारा यह अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में केंद्रीकृत व्यवस्था या फिर नगर प्रशासन की व्यवस्था रही होगी। ठीक है, आप देख रहे हैं कि अभी तक मैंने जो यहाँ पर पंक्ति लिखी है, इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद आपको ऐसा एहसास नहीं होगा कि हमने जो भी बातें कहा वो दावे के साथ है। ठीक है, अनुमानतः या फिर विद्वानों का ये अनुमान है, ठीक है, रही होगी, इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि संभवतः जैसे यहाँ पर चीज़ों का प्रतीक आपको देखने को मिल रहा है। तो आप किसी भी चीज़ को दावे के साथ नहीं कह सकते हैं। एक तो सिंधु घाटी सभ्यता में आंसर राइटिंग करते समय ये बात ध्यान में रखनी है। दूसरी बात ये दोस्तों कि मैंने पिछली क्लास में ही बताया था कि एनसीईआरटी क्लास 6, ठीक है, उसके बाद क्लास 12 में जो फर्स्ट वाली एनसीईआरटी है उसमें दिया गया, आप उसको पढ़ सकते हैं, या फिर रामशरण शर्मा की जो किताब है उसमें दिया गया है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो जब आप उसको पढ़ लेंगे, ठीक है, उसके बाद आप जब मैं कंटेंट दूंगा, जो लोग कोर्स लिए हैं और इसको पढ़ लेंगे, तो फिर केवल एक ही काम रहना रहेगा, वो है आंसर राइटिंग। ठीक है, वो है आंसर राइटिंग। बस आप इतना करिएगा, ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ज़्यादा किताबें पढ़ेंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, कुछ ही किताबें पढ़िए, बट बार बार पढ़िए। तो आप ये देख सकते हैं, और इसका आधार मैं लिख दे रहा हूँ कि किन किन आधारों पर आप ये कह सकते हैं कि बेसिकली यहाँ पर केंद्रीकृत व्यवस्था रही होगी। जैसे मैं यहाँ पर आधार लिख दे रहा हूँ, आप देखेंगे नगरीय नियोजन, ठीक है, इतने व्यापक स्तर पर किया गया नगरीय नियोजन, ठीक है, सार्वजनिक स्नानागार, ठीक है, सभागार, उसके बाद शिल्पों में एक रूपता, ठीक है, ईंटों की आकार में एक रूपता, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, एक सेकेंड, अन्नागार, माप तौल की वस्तुएं,
नागार, माप तौल की वस्तुएं, ठीक है, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन और भी बहुत सारे साक्ष्य हैं। तो यहाँ पर आप इसको उदाहरण के रूप में दे सकते हैं। तो मैंने शुरू में ही बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के राजनीतिक या प्रशासन के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं मिलता है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि हमें इसके बारे में एक बेसिक या कंसेप्चुअल जानकारी है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया तो आप कहेंगे कि हमारे पास तो बहुत लिमिटेड कंटेंट है और इसको मैं हो सकता है कि 125 वर्ड या फिर 200 वर्ड में लिखने के लिए आ जाए, तो मैं इसको कैसे मैनेज करूंगा। देखिए दोस्तों, ये भी एक कला है, ठीक है। लिमिटेड अगर आपके पास कंटेंट है तो उन्हीं लिमिटेड कंटेंट में आप कितना बेहतर लिख पाते हैं, ये आंसर राइटिंग का पार्ट है, ठीक है। ये चूंकि इन्फॉर्मेशन आपके पास हो चुकी है, कंसेप्चुअल जो जानकारी है वो आपके पास हो चुकी है, तो ये आप चूंकि लिखने की एक शैली है, ठीक है, कि आप उसको कैसे कम करेंगे, कैसे ज़्यादा करेंगे, क्योंकि ये आंसर राइटिंग पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। आप इसको ये नहीं समझेंगे कि मेरे पास इतना ही इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, बहुत कम इन्फॉर्मेशन रहे और उसका विस्तार करने की अगर आपके अंदर क्षमता है तो फिर वो आंसर राइटिंग का पार्ट रहता है दोस्तों, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी रही। यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं जो मैं नोट करवा देता हूँ, वो नोट के तौर पर है, ठीक है, आप इसको नोट कर लेंगे। दोस्तों मैं बताऊं कि आप इसका नोट्स बनाते रहिएगा और जो लोग यूपीपीसीएस मींस 2025 कोर्स ज्वाइन किए हैं उनको तो ये हैंड राइटिंग फॉर्मेट में मिल जाएगा, बस उनको अपने नोट में उतारना रहेगा। तो ये चूँकि आज मैं लिखवा दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं था, बट अगली क्लास या फिर जो पिछली क्लास हुई है मैंने उसमें केवल बुलेट पॉइंट्स लिखवाए, ठीक है। तो आप इसको नोट करते रहिएगा। यहाँ पर आप एक नोट लिख लेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में, यहाँ पर आप नोट करके लिख लेंगे, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में अभी तक 2800 स्थल खोजे गए हैं। क्या? अभी तक 2800 स्थल खोजे गए हैं, ठीक है, जो कि 2800 स्थल पूरे का 5% है, ठीक है। क्या? पूरे का केवल 5% है। आप इसको ध्यान में रखेंगे। और हड़प्पाई सभ्यता की जो लिपि है दोस्तों, आप इसको ध्यान में रखेंगे कि ये भाव चित्रात्मक है। क्या? ये भाव चित्रात्मक है। अभी मैंने कल ही एक करंट अफेयर्स में था, आप मुझे बताएंगे कि किस राज्य ने हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ने के लिए कुछ जो है मुद्रा रखे हैं, कुछ वहाँ पर आप देखेंगे कि प्रोत्साहन करने के लिए कोई चीज़ें रखी गई हैं। तो आप मुझे इसके लिए संपूर्ण जानकारी कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। लिपि इसकी कैसी है? तो भाव चित्रात्मक है। और आप कह सकते हैं यहाँ पर कि इसके बारे में जो आप कहेंगे संपूर्ण जानकारी या जो जानकारी मिलती है लिपि के बारे में, वो आप देखेंगे कि बर्तनों से मिलती है, ठीक है, बर्तनों से मिलती है, शिल्पों से मिलती है, ठीक है, मुहरों से मिलती है। तो आप ध्यान रखेंगे मुहरों से, मुहर मतलब एक तरीके से चिन्ह, जैसे किसी भी वस्तु की पहचान की जा सके। तो बर्तन, शिल्प और चिन्हों से हमें लिपि के बारे में जानकारी मिलती है। धौलावीरा से एक साइन बोर्ड प्राप्त हुआ है, आप इसको भी लिख लेंगे क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन के तौर पर आपको दिया जा रहा है। धौलावीरा से एक साइन बोर्ड के साक्ष्य, ठीक है। तो ये दोस्तों कुछ आज के लिए राजनीतिक दशा में इन्फॉर्मेशन के तौर पर रहा। बाकी आप भी देख सकते हैं, किसी भी चैनल पर देखेंगे, इससे बेहतरीन बात हो सकता है कि बड़ी बड़ी बातें की गई होंगी, बट जो मैंने चीज़ें लिखाई हैं बहुत लिमिटेड है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि मैंने सारी बेसिक बात बता दी, मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता में अगर हम इसकी राजनीतिक दशा के बारे में बातचीत करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत आती है, जिसमें हमें साक्ष्य तो उपलब्ध है परंतु इसको पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। और इसकी जो लिपि है भाव चित्रात्मक है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो भी चीज़ें हम जानेंगे उसमें एक अनुमान रहेगा। तो हमने अभी तक ये जाना कि सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे ऐसे साक्ष्य हैं जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय हो सकता है कि केंद्रीकृत व्यवस्था रही होगी या फिर नगर नियोजन जैसी व्यवस्था को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि उस समय हो सकता है कि कोई नगर प्रशासन रहा होगा। किन किन आधारों, क्योंकि हम ये सारी बात बताएंगे, उसके बाद हम आधार बताएंगे, इसको और डिटेल कर सकते हैं, ठीक है। तो वो इन्फॉर्मेशन के तौर पर होगा आपके लिए, बट जो मेन बातें थी वो मैंने बता दी, ठीक है दोस्तों। बाकी फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।